वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज जो से हम लोग 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा 20। यह आपका इवेंट सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर अ लोड इज कॉल्ड। यानी कि कोई बॉडी है जो कोई नॉर्मल लोड आप उस पर अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं करता है, तो उस तरह के बॉडी को क्या कहते हैं? तो उस तरह के बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक ना। यानी कि वैसा बॉडी जिस पे आप फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म ना करे, तो उसको हम लोग रिजिड बॉडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिजिड बॉडी सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं इसमें जो इलास्टिक बॉडी होता है, इलास्टिक बॉडी वैसे बॉडी को कहते हैं जो जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म कर जाए, और जब आप उस पर से फोर्स हटा लें यानी कि लोड हटा लें, तो फिर वापस वो अपने शेप को रीगेन कर ले, ठीक ना। यानी कि शेप रीगेन करने की प्रॉपर्टी इसमें होती है। प्लास्टिक बॉडी जो होती है वो ऐसा बॉडी होता है कि जब किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और वो परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करे, यानी कि वो एक बार फोर्स लगाने के बाद जिस शेप में वो आ गया वो वैसा ही रहे, यानी कि उसको लोड हटाने पे वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आए, तो उस तरह के बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहेंगे, ठीक है। और जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं वो डिफॉर्म ही नहीं करता है, तो उस तरह के बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है कि फ्लेक्सिबल बॉडी और रिजिड बॉडी लगभग आपको एक ही होता है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा ए कपल मोमेंट इज। कपल मोमेंट के बारे में बात किया गया है। तो पहले जानते हैं कि कपल क्या होता है। तो कपल जो होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच इज सेपरेटेड बाय फ्यू डिस्टेंस, ठीक ना, स्मॉल डिस्टेंस कह सकते हैं। दोनों जो है से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स रहेगा, लेकिन जो है से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और ये कुछ डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, तो ये जो है से आपको कपल मोमेंट जनरेट करता है। और ये बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये एक तरह का फ्री वेक्टर होता है, ठीक ना। ये कहीं पे भी बॉडी में किसी भी लोकेशन में लग सकता है, इसीलिए ये जो है से फ्री वेक्टर होता है, ठीक है। तो कपल मोमेंट इज अ टाइप ऑफ अ फ्री वेक्टर, ठीक है। तो ये फ्री वेक्टर हो गया। बाउंड वेक्टर की बात करें तो आपको याद रखना होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये आपका बाउंड वेक्टर होता है, ठीक है, एट मीन्स टॉर्क। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा तो हम लोग क्या कहेंगे, ठीक ना। तो उस तरह के फोर्सेस को जो एक कॉमन पॉइंट से पास होता है, जैसे ये आप देखिए, ये हमने बनाया फिगर में, ये बहुत सारे फोर्सेस हैं, F1, F2, F3 और F4। ये जो फोर्सेस हैं इसको हम लोग कनकरेंट फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। जब बहुत सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कोई सिंगल पॉइंट पे मीट करे, मिले या कट करे, तो उसको हम लोग कनकरेंट फोर्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो कनकरेंट फोर्स आपका इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन जो है स्केलर क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी जो है से आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वेलोसिटी जो है से आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसमें जो है से कोई भी क्वांटिटी जो है से स्केलर नहीं है। आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स तीनों के तीनों ही जो है क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मास आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, फिर आपका टाइम स्केलर क्वांटिटी होता है, फिर आपका जो है स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वांटिटी स्केलर होते हैं। एनर्जी भी स्केलर होता है, प्रेशर भी स्केलर होता है। ये सारे क्वांटिटी आप याद रखते हैं स्केलर के रूप में। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम, ये सारे क्वांटिटी जो है वेक्टर होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक ना, दो इक्वल फोर्सेस हैं जिसके मैग्नीट्यूड जो है सेम है, ठीक ना, टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट विल बी, यानी कि दो फोर्सेस जो है एक दूसरे से राइट एंगल पे लग रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक फोर्स यहाँ पे है और दूसरा फोर्स इससे राइट एंगल पे यानी कि इधर है, ठीक है, ये दूसरा फोर्स है F, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, यानी P कर देते हैं, P और P, ठीक है। अब ये दोनों का बीच का एंगल जैसे 90 डिग्री है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट तो आपका ये वाला हो जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा तो कितना होगा, आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √2p, कितना हो जाएगा √2p, तो रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा √2p, ठीक है, √2p हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको फॉर्मूला पे भी रख करके बनाएंगे ना, तब आप F1 = भी P ले लीजिए और F2 = भी P ले लीजिए, तो आपका जो से सही हो जाएगा। थीटा = आपका तो 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इस पर भी आप बनाएंगे। रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस में 2 × F1 F2 cos थीटा, इस पर भी बनाएंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स पॉसिबल एट अ हिंज्ड सपोर्ट फॉर अ वर्टिकल लोडिंग। आप इस पे थोड़ा सा गौर करें क्वेश्चंस पे। आपसे क्या पूछा है, पहला तो किसे आपका कैसा सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट है, और कैसा लोडिंग है तो वर्टिकल लोडिंग है, ठीक है। ये आपका बीम हुआ, ये आपका हिंज सपोर्ट हुआ, यहाँ पे आपका हिंज किया हुआ है, ठीक है, और ये आपका जो है रोलर सपोर्ट हुआ, यहाँ पे आपका रोलर सपोर्ट हुआ, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं, ठीक है। एक तरफ से हिंज और एक तरफ से आपका रोलर रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इस पे जो है आपका जो है हमने वर्टिकल लोडिंग डाली है, ठीक है। जब वर्टिकल लोडिंग डालिएगा तो रिएक्शन आपको मिलेगा वर्टिकल, ये वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी रिएक्शन वर्टिकल मिलेगा, यानी कि इस पे जो है वर्टिकल रिएक्शन ही सिर्फ मिल सकता है। अगर जनरल लोडिंग कहता तो आप हो सकता है कि कोई लोडिंग इस तरह से लगा देता, अगर जनरल लोडिंग की बात अगर की जाती तो ये क्या होता है कि इसके दो कंपोनेंट, एक तो इधर की ओर आते और एक कंपोनेंट जो है वर्टिकली आता डाउनवर्ड की ओर। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो इसमें आपको बीम को जो है हॉरिजॉन्टली इसको धक्का देना चाहता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल पुश को ये क्या करता, अपोज करता और इसको रिएक्ट करता, ठीक ना। किस केस में, जब ये जनरल लोडिंग का केस बनता। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा ही गया कि सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है। कैसा है, वर्टिकल लोडिंग है, तो वर्टिकल लोडिंग के लिए सिर्फ तो वर्टिकल मोशंस को इसको रोकना है, ठीक है। तो वर्टिकल मोशंस को रोकने के लिए सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो हिंज सपोर्ट जो है ना, एक ऐसा क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो है जनरल लोडिंग के लिए आपका 2 रिएक्शन प्रोवाइड करता है और वर्टिकल लोडिंग के लिए ओनली 1 रिएक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा कहता है कि द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल फॉर 2 डायमेंशनल फोर्सेस इज आर। 2 डायमेंशनल फोर्सेस हैं, ठीक है, और उस पर आपको बताना है कि इसे उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगा इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए 2 डायमेंशनल है, तो एक आपका एक्स के डायरेक्शंस को ले लीजिए, एक वाई के डायरेक्शंस को ले लीजिए, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम जहाँ पे बात आती है ना, आपको इक्विलिब्रियम खाली कर दिया है, ना स्टैटिक कहा ना डायनामिक कहा, ये कोई भी आपको चीज़ें नहीं बताया कि इसे कौन से इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम कहा है
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में भी इसका जो है एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए और इस डायरेक्शन में भी इसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो फोर्स नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स का मतलब होता है कि रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्स के डायरेक्शन में जीरो और वाई के डायरेक्शन में जीरो, इसीलिए सिग्मा एफ एक्स को हमने जीरो कर दिया, सिग्मा एफ वाई को भी जीरो कर दिया। और साथ ही साथ जो मोमेंट है ना, क्योंकि हमको टोटल इक्विलिब्रियम देखना है, तो टोटल इक्विलिब्रियम में होता है कि उस पर रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल मोशंस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन कब नहीं होगा, जब उस पर नेट मोमेंट भी जीरो हो, ठीक है। तो नेट मोमेंट भी आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ वी डी मीन्स, यानी कि एफ वी डी का फुल फॉर्म क्या होता है। एफ वी डी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एफ वी डी का फुल फॉर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम। एफ वी डी का फुल फॉर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम। आपसे पूछा जा सकता है यूडीएल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यूडीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूवीएल का भी पूछा जा सकता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक ना। यूडीएल यूवीएल भी आप याद रखेंगे। एफबीडी का है फुल फॉर्म फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू अनइक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल 180 डिग्री, देयर रिजल्टेंट विल बी, यानी कि दो अनइक्वल फोर्सेस है जो एक दूसरे से 180 डिग्री पे लग रहा है। तो मान लेते हैं एक फोर्स इधर है F1, ठीक है, और एक फोर्स जो है 180 डिग्री करने का मतलब अपोजिट होगा, है ना। ये आपका F2 है, देखने में लग रहा है कि F2 आपका बड़ा है F1 से। तो जब आप इसको ऐड कर रहे होगे तो ऐड करोगे तो क्या होगा कि इसके हेड पे इसके टेल को ला करके रखेंगे, तो जैसे यहाँ पे आप रखिएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा F2, और इसके टेल से इसको हेड को मिलाइएगा तो ये रिजल्टेंट दे देगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट जो है आपको क्या लग रहा है कि F2 का लंबाई में से अगर F1 का लंबाई को घटा दे तो R का वैल्यू आ जाएगा, तो यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा F2 माइनस F1, एकदम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर का। तो कहने का मतलब कि 180 डिग्री पे किसी भी दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है ना वो मिनिमम वैल्यू होता है। वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। और कहेगा कि 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा, और 180 डिग्री रहेगा तो मिनिमम होगा। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रिक्शन में बी, फ्रिक्शन जो है वो हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, स्लाइडिंग हो सकता है, रोलिंग हो सकता है। तो हमने कैटेगराइजेशन ऑफ फ्रिक्शन आपको बताया है। ड्राई फ्रिक्शन जो है ना, ड्राई फ्रिक्शन जिसको हम लोग कूलाम फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ड्राई फ्रिक्शन में दो तरह के फ्रिक्शन होते थे। एक आपका तो होता है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक्चुअल में 3 होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन में जो है 2 होता है, डायनामिक फ्रिक्शन में 2 होता है, कौन कौन, तो एक आपका हो गया स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है, यानी ऑल ऑफ द एबव हो सकता है इसमें, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर रहता कि इसमें लिमिटिंग भी रहता तो लिमिटिंग भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है फ्रिक्शनल फोर्स और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक ना, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये चूंकि फोर्स का यूनिट ऊपर में भी न्यूटन हो जाएगा, नीचे में भी न्यूटन हो जाएगा, तो न्यूटन से न्यूटन खत्म हो जाएगा, यानी कि यूनिट तो इसका होगा ही नहीं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट होता ही नहीं है। तो यूनिट लेस क्वांटिटी है आपका, यूनिट लेस आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जैसे आपका यूनिट लेस क्वांटिटी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस
एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हैज़ द रिलेशन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बीच में रिलेशनशिप। तो हमने आपको अभी बताया एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लगाते थे हम लोग। तो यहाँ पे चूंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आर से डिनोट किया है, अभी लिखे भी फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू एफ को टर्म में आर लिखे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से ला सकते हैं रिलेशनशिप को, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ठीक है। तो ये आपका सिंपल कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड है ये रूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है से रोलिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है या कम होता है, ठीक है, यानी लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, रोलिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। और रोलिंग, ये काइनेटिक फ्रिक्शन से कौन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक से ज़्यादा हो जाएगा और काइनेटिक जो है रोलिंग से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप रिलेशनशिप याद रख सकते हैं, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ही काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब आते हैं, ये तो हमारा मोर देन हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज वेयर एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अपेक्स फ्रॉम द बेस, यानी कि कोई ये ट्रायंगल है जिसका हाइट जो है एच है अपेक्स से, यानी कि बेस तक का हाइट एच है, तो उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा। तो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है और अपेक्स से आपका कितना होता है, तो 2h/3 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। यानी कि जो ये जो आपका CG होगा, यानी कि इसका सेंट्रॉइड जो होगा इस एक्सिस को किस रेशियो में बांटेगा, तो 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। आप याद रख सकते हैं। तो यानी कि कहाँ से पूछा, आपका बेस से पूछा, तो बेस से आपका h/3 हो गया, ठीक ना। अच्छा, पूछता अपेक्स से, तो ये आपका क्या होता, 2h/3 होता। अच्छा, ये उल्टा पूछा है ना, h/3 फ्रॉम अपेक्स, तो h/3 फ्रॉम तो अपेक्स तो होगा नहीं, तो ये दोनों ही गलत हो गए। ये होना चाहिए था कितना, 2h/3, अपेक्स से आपका 2h/3 होना चाहिए था और बेस से आपका कितना होना चाहिए था, h/3। तो ये दोनों ही गलत हो गया आपका, यानी ए और बी दोनों ही गलत है, तो आपका नन ऑफ दीज इसमें सही हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा पकड़ेंगे भी, क्योंकि इतना तो आपसे उम्मीद किया जा सकता है कि आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो आप इस चीज़ों को बढ़िया से पढ़ें, क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को भी बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि आप h/3 2h/3 दोनों ही इसमें दिया हुआ था, तो आपको ऑप्शंस पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो बेस से आपका क्या होगा, h/3 होगा, और इसमें दिया है h/3 फ्रॉम अपेक्स, ये गलत दिया है, और बेस से दे दिया है 2h/3, तो दोनों ही गलत हो गया आपका। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही में आपका गलतियाँ ज़्यादा होती है, आप इसको ध्यान देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर हमारा है कि सेंट्रॉइड ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम इट्स बेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये आपका सेमी सर्कल हुआ और ये जो है से आपका रेडियल एक्सिस हुआ, और ये आपका जैसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका रेडियस r हुआ, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड आपका, ये जो सेंट्रॉइड वाला हम लाइन ये खींच देते हैं, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा कितना, तो 4r/3π, 4r/3π, यानी कि सेंटर से ऊपर की ओर सेंट्रॉइड कितना दूरी पे होता है, तो 4r/3π। अगर पूछता अपेक्स से नीचे की ओर कितना होगा, तो r-4r/3π, r-4r/3π। आप कमेंट में बताइएगा कि स्फीयर, हेमी स्फीयर का जो है, हेमी स्फीयर का CG कहाँ पे लाई करता है।
बेस से कितना दूरी पे होता है और अपेक्स से कितना दूरी पे होता है, ये कमेंट में आप फटाफट लिख दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली हैविंग 3 पुलीज इज। देखिए पुली सिस्टम के बारे में हमने बताया था कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो होता है 2 पे पावर n, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ पुली होता है, ठीक है, 2 पे पावर n, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ पुली होता है। वहीं अगर हम सेकेंड सिस्टम की बात करें तो सेकेंड सिस्टम में हमारा जो होगा, सेकेंड सिस्टम में उसमें आपका वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो होता है बराबर n, यानी कि नंबर ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी रेशियो होता है किसमें, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में अगर हम देखें, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में, तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में आपका वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो होगा 2 पे पावर n माइनस 1, 2 पे पावर n माइनस में 1, ठीक है। अच्छा, ये n माइनस नहीं, ये 2 पे पावर n अलग है और माइनस 1 अलग है। अब आते हैं इसको हम लोग फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के अनुसार इसका वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम में पूछा गया है। तो वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 2 पे पावर n का वैल्यू कितना है, 3 पुली पूछा है, इसमें 3 पुली के बारे में बोला गया, तो 3 कर देंगे तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी 8, यानी कि 8 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जो है उसको हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो हमको पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड बाई एफर्ट, ठीक ना, लोड बाई एफर्ट, लोड को W से इंडिकेट कर रहे हैं और एफर्ट को P से, तो लोड बाई एफर्ट, ठीक है। तो लोड बाई एफर्ट आपका B जो है से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लोड बाई एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट्स एफिशिएंसी इज, यानी कि रिवर्सिबल किसी मशीन को कब कहेंगे, तो रिवर्सिबल जो है तब कहते हैं जब एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन जो है ग्रेटर देन कितना रहे, 50%, यानी 50% से अगर एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है तो उस मशीन्स को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन 50%, ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगर लेस देन 50% रहा, तो लेस देन 50% रहेगा तो उस तरह के मशीन्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ लॉकिंग या नॉन रिवर्सिबल, क्या कहेंगे, सेल्फ लॉकिंग या नॉन रिवर्सिबल मशीन कहेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ, यानी कि जो एफिशिएंसी होता है वो किसका रेशियो होता है। तो एफिशिएंसी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताया था। ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट बाई इनपुट, और होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा में वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज बटा में वेलोसिटी रेशियो, ठीक ना। तो आपका जो है इसमें दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपका इसमें सही हो जाएगा। आउटपुट टू इनपुट का रेशियो होता है और एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो का रेशियो होता है, ठीक है। दोनों ही आपका ऑप्शन सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही चला जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेमी थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज, लेमी थ्योरम जो है, लेमी थ्योरम होता है आपका, ये अगर इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखें तो ये हो जाएगा आपका F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा और इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा, ठीक है। ये जो है से साइन रूल से ये डेवलप किया गया फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइन रूल कह सकते हैं, लेमिस थ्योरम को साइन रूल कह सकते हैं। वहीं अगर हम कहें ट्रायंगल लॉ जो होता है ना, उसको भी हम लोग साइन रूल ही कहते हैं। ट्रायंगल लॉ को भी हम लोग क्या कहते हैं, साइन रूल ही कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है, और लेमिस थ्योरम भी कह सकते हैं साइन रूल को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा
कि कोसाइन रूल जो होता है, कोसाइन रूल, इसको हम लोग परपेंडिकुलर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लो बोल रहे, पैरेललोग्राम लॉ। कोसाइन रूल को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ भी कहेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ भी कहेंगे, ठीक है। तो ये कोसाइन लॉ हो गया, और साइन लॉ ट्रायंगल लॉ को कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू f1 f2 कॉस थीटा, ये आपका कोसाइन रूल होता है। और वहीं अगर साइन रूल की बात करें तो f1 बाई साइन अल्फा प्लस f2 बाई साइन बीटा प्लस f3 बाई साइन गामा, ये आपका जैसे साइन रूल के अकॉर्डिंग होता है। आप दोनों ही फॉर्मूला जानते हैं। चलिए, तो आज आपका पूरा ये जैसे डिस्कशन हो गया 2018 का। तो तैयारी करते रहिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। आपको जैसे सब्जेक्टिव में भी आसान क्वेश्चन आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें ये सब आपको याद आता होगा। स्टैटिक्स बताया गया, मास बताया गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ये भी बताया है, और कपल क्या होते हैं ये भी बताया। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल भी इस पर बहुत आसान पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पूछ लिया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियंट पूछा गया है, ठीक है। और फिर जो है आपका आइडियल मशीन्स के बारे में पूछा गया है, फ्रिक्शन इन मशीन के बारे में पूछा गया है। फिर आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया है फ्रिक्शन से, ये जो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने बताया भी है आपको क्लास में भी। स्टैटिक फ्रिक्शंस का नियम लिखने के लिए भी नियम भी लिखवाया है हमने, कूलम्ब्स लॉ, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इन शॉर्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमने बताया है, ठीक है। फोर्स सिस्टम भी बताया है। तो आप इन चीज़ों को आसानी से डील कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते हैं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर पसंद आता है ये चीज़ें तो आप इसको शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में इसको रखिए, ठीक है।